शासक वर्ग का सबसे प्रिय हथियार रहा, केवल 2014 से नहीं उसके पहले से भी, कि धर्म और क्षेत्र और भाषा के आधार पर मजदूरों को बांटा, मजदूरों को एक नहीं होने दिया जाए। पाली जाए कि मेहनत करने वाले लोग दरअसल पहले मजदूर हैं, उनका धर्म जाति आता है और वो मेहनत करने वाले लोग ही समाज को बना रहे हैं, पाल रहे हैं। इस समाज से ज्यादा मार्जिनलाइज होकर उनको जो समाज का तलछट है वहां पर ढकेल दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियां जो आमतौर पर मेन रोड से दिखती नहीं है, वहां अगर जाकर देखें उसके भी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं मजदूर, और वो और भी संख्या में आते हैं। समस्या ये है, हमने सोचा कि संडे को अगर रखेंगे प्रोग्राम तो ज्यादा मजदूर साथी आ पाएंगे, संडे को छुट्टी रहेगी। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि संडे को भी छुट्टी अब नहीं। मजदूरों का जीवन ऐसा है कि 6 दिन हफ्ते में 12 से 14 घंटा काम करिए और संडे को भी 8 घंटे काम करवाता है, यानी संडे को भी छुट्टी नहीं है। मजदूरों का जीवन 7 दिन कंपनियों में अपना खून पसीना बहाकर किसी तरह गुजर बसर में चल रहा है। और यही मजदूरों को राजनीति का जिन पर सीधा सीधा सबसे ज्यादा असर है, उन मजदूरों को किसी भी तरह राजनीति से मतलब नहीं रखने के लिए, राजनीति से दूर ले जाने के लिए, अपने जीवन का अगला दिन कैसे चलेगा इस तक ही समझ को रोक देने के लिए, और जो राजनीति उन तक पहुंच पाती है फोन से, न्यूज से, वो जहरीली राजनीति, जहर की राजनीति, केवल वो उन तक पहुंचे। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मुहिम है, ये जो कैंपेन है, फासिस्ट डिजाइन है, ये पिछले 10 सालों से, और ये जो नियो लिबरल डिजाइन है, ये पिछले 30-40 सालों से भारत में चल रहा है। मारुति ने ये दिखाया कि अस्थाई और स्थायी मजदूर एकजुट होकर एक आंदोलन में लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं उस आंदोलन को। ये इसलिए वो मील का पत्थर हमारे लिए है। पिछले महीने से जो मारुति के अस्थायी मजदूर थे, और पिछले 10-12 साल की बात करें तो उन मजदूरों की संख्या 10 से 15 लाख में है, जिनको 6 महीने, 7 महीने, 2 साल, 3 साल काम करके निकाल दिया जाता है, और उसके बाद उनको अपने काम का जो रिकॉग्निशन है, सर्टिफिकेट है, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। वैसे मजदूर आंदोलन उठाए पिछले महीने, और जब वो 30 जनवरी को मानेसर में इकट्ठा हुए, पहले तो ये संघर्ष होता था कि कोर्ट से हमारे पक्ष में ऑर्डर कैसे आएगा। कोर्ट से जब ऑर्डर आ भी गया कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, तो पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करते हुए धारा 144, जो अब धारा 163 है, वो लगा दी, और मजदूरों को एक दिन पहले ही उनका जो टेंट था, तंबू था, भोजन और बर्तन थे, वो सब तोड़ फोड़ के फेंक दिया, और जो लीडरशिप थी उसको गिरफ्तार कर लिया। बहुत प्रेशर के बाद रात को उनको छोड़ा गया। 30 जनवरी को हम जब वहां पहुंचते हैं तो वहां तो ऐसा हालत है जिस तरीके से जानवरों को खदेड़ा जाता है। पूरे मानेसर के इलाके में पुलिस बाइक से और बस से घूम रही थी, और जहां पर भी 5 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मजदूर इकट्ठा थे, उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। बाद में पूछा जा रहा था कि किस लिए इकट्ठा है या क्या कर रहे हैं, और उनको 40-50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर छोड़ा गया। और जो मेन साथी थे, जो लीडरशिप में थे, 76 साथियों को मानेसर पुलिस लाइन में जाकर वहां पर रात तक रखा गया। तो ये हम 10 साल पहले जब बात करते थे तो बोलते थे, या 15 साल पहले, कि मजदूर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक ही तो कर रहे हैं। स्ट्राइक करने का अधिकार क्या हमारे पास नहीं है? क्या संविधान में ये नहीं लिखा है? क्या हमारा ये लीगल राइट नहीं है कि हम असेंबल और स्ट्राइक कर सकते हैं? और तब भी हमें ये नहीं करने दिया जाता था। आज 10-15 साल बाद ये हालत है कि ये मजदूर स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, ये मजदूर प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं कर रहे थे, प्रोडक्शन में बाधा नहीं डाल रहे थे। ये मजदूर तो पहले से ही बेरोजगार या कंपनी से निकाले हुए लोग थे, जो अपनी बात बताने आए थे कि हमें भी स्थायी नौकरी का अधिकार है, और मारुति जो नया प्लांट खोल रही है या अपने जो एग्जिस्टिंग प्लांट है अलग अलग जगह पर, वहां हमें स्थायी नौकरी में रखे, हमें प्रायोरिटी दे, हमें प्रेफरेंस दे। लेकिन ये बात बोलने के लिए भी मजदूरों को इकट्ठा होने का अधिकार इस देश में आज नहीं है। और ये डेमोक्रेसी का हम पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो बोला जाता है विश्व गुरु, या जो डंका बज रहा है, इसी चीज के विश्व गुरु के रूप में भारत आज है कि कैसे डेमोक्रेसी का हनन किया जाए,
कैसे डेमोक्रेसी में एक भी अधिकार को और खासकर मजदूरों के अधिकार को लागू नहीं किया जाए, लेबर लॉ को लागू नहीं किया जाए, और इससे निश्चित ही देश के, दुनिया के अलग अलग शासक वर्ग के लिए भारत आज इस मामले में तो कम से कम विश्वगुरु बन गया। साथियों, बहुत अंधेरे का समय है जहां हम आज रह रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और इसमें ये बहुत जरूरी है कि जो फांसीवाद की हम बात करते हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, उसके जो वर्गीय चरित्र है उसको ठीक ठीक ढंग से समझा जाए। वो क्यों जाति में, धर्म में हमें बांट रहा है, मजदूरों को बांट रहा है, ये तो हम सबको पता है, मजदूरों को ही पता है, लेकिन उसके पीछे जो उसका अपना खास एजेंडा है कि जो ये फांसीवादी देखने से उन्मादी लगते हैं, देखने से लगते हैं कि उटपटांग भाषण देंगे, उटपटांग वक्तव्य देंगे, स्टेटमेंट देंगे, अलग अलग राज्यों के सीएम के बारे में हम जानते हैं, इनके पीछे बहुत ही शातिर, कोल्ड ब्लडेड ढंग से एक पूरी टीम, एक पूरा गिरोह जो फासिस्ट मुहिम का सरगना है वो काम करता है, और उसका एक ही सबसे बड़ा हित है, वो ये है कि जो पूंजीपति वर्ग, भारत का शासक वर्ग है, उसके सबसे खराब, घटिया, उन्मादी तत्वों की जो वर्गीय हित है, उनका मुनाफा कैसे होगा, उनका मुनाफा कैसे बढ़ेगा, उनका सुपर प्रॉफिट कैसे जारी रखा जाए संकट के दौर में, उसके लिए ये सारा प्लानिंग किया जाता है, उसके लिए फांसीवाद आता है। उसी के लिए जब ये महंगाई, बेरोजगारी, लेबर लॉ का हनन, डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन किया जाता है और मजदूर इसके खिलाफ एकजुट ना हो पाए, उस कारण से मजदूरों को धर्म में, जाति में बांटा जाता है, उस कारण से कुंभ में इतने लोग मरते हैं और तब बयान दिया जाता है, जो सारे बाबा पेरोल पर हैं उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि आइए आपको मोक्ष मिलेगा अगर आप यहाँ पे मर जाते हैं तो ये जो डिजाइन है, इसका वर्गीय चरित्र को समझने का जरूरत है, और क्योंकि ये वर्गीय चरित्र बड़े वित्तीय पूंजी के सबसे घटिया तत्वों के हित में है, इसलिए इसका मुकाबला करने वाली शक्ति वही हो सकती है जो सीधे सीधे इसको उखाड़ कर फेंक सके, और वो एकमात्र मजदूर वर्गीय है। इसलिए फांसीवाद के खिलाफ अगर कोई लड़ाई सही मायने में आर पार की लड़ाई होगी, जो केवल जंतर मंतर पर एक दिन का प्रोटेस्ट के रूप में नहीं होगी, जो केवल मानेसर पर एक दिन का प्रोटेस्ट के रूप में नहीं होगी, जो सड़कों पर उनको खदेड़ने के लिए, उनको समाज से एक एक जो उनके तमाम जगह बन गए हैं, संसद से लेकर सड़कों पर फासिस्ट एलिमेंट्स को, फासिस्ट तत्वों को खदेड़ने की जो लड़ाई होगी, जो आज नहीं तो कल जनता पर, मजदूर वर्ग पर थोपी जाएगी। आज भले ही मजदूर लोग अपने फैक्ट्री से, अपने काम से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन कल वो समय आएगा जब मजबूरी हो जाएगी कि सड़कों पर आकर आर पार की लड़ाई लड़ना ही जीवन की शर्त बन जाएगी, और तब वो लड़ाई, सचमुच की लड़ाई, सही मायने में आर पार की लड़ाई, फांसीवाद विरोधी लड़ाई तभी होगी जब मजदूर वर्ग के नेतृत्व में वो लड़ा जाएगा। वो सारे लोग जो इस काम में लगे हैं, हम उन लोगों से बोलना चाहते हैं, जो छात्र युवा लोग हैं, जो अभी इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, कि अपनी लड़ाई को, अपने जीवन को मजदूर वर्ग के हित से, मजदूर वर्ग की लड़ाई से जोड़ना सबसे जरूरी काम है आज का। इतिहास में जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये पल, ये दौर, ये क्रॉस रोड याद रहेगा, जहां पर आज दो ही शर्त है समाज को आगे बढ़ने के, या तो पूरी तरह फांसीवाद और विनाश की तरफ, जहां पर जंग, जहां पर पूरी तरीके से गुलामी, जहां पर बर्बरता, जहां पर पर्यावरण का विनाश है, या दूसरी तरफ अगर मजदूर वर्ग की अगुवाई में यह लड़ाई ली जाती है जनता के तमाम प्रगतिशील ताकतों को इकट्ठा करके, तो हम इस फ्यूचर को, इस अल्टरनेटिव को छोड़कर इसके विपरीत एक बेहतर, बराबरी का, शोषण विहीन समाज बना पाएंगे। और वही आज क्रॉस रोड पर हम खड़े हैं, और हमें अपना दायित्व, अपनी पॉलिटिक्स तय करने की जरूरत है। विच साइड आर यू ऑन जो गाना है वो याद करने की जरूरत है, और अपना साइड, अपना पक्ष चूज करने की जरूरत है, उसका निर्णय लेने की जरूरत है। इसी बात के साथ साथियों अपनी बात को समाप्त करेंगे कुछ नारों के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, फांसीवाद के खिलाफ मजदूरों की चट्टानी एकता जिंदाबाद, भगत सिंह का मिशन अधूरा, भगत सिंह का मिशन अधूरा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथी संतोष, धन्यवाद साथी। तो
को नमस्ते मेरी तरफ से। और मैं आप सभी संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आज हम मजदूरों के लिए आप यहाँ खड़े हो, हमारी आवाज़ उठा रहे हो। मेरा नाम महावीर है और मैं अजमेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर 2022 से लेके 24 तक काम किया है, 2 कैटेगरी के अंदर, जो कि TW1-2 है। कंपनी हमें ज्वाइनिंग से लेके बाहर गेट का रास्ता दिखाने तक किस प्रकार हमारे साथ शोषण कर रही है और बिना किसी ठोस रीजन के हमें कंपनी से बाहर कर दिया जा रहा है। जब कंपनी में हम पहली बार आए थे, जब इंटरव्यू दिया था, तो कंपनी हमने वहीं से समझने की कोशिश करी कि कंपनी हमारी स्किल्स से, जो हम टेक्नीशियन से जो ITI करके कंपनी के अंदर आ रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड इंटरव्यू में हमसे सवाल पूछे गए नहीं थे। हमसे बस हमारे परिवार, हमारे बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया था कि आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके पापा जी क्या करते हैं, माता जी क्या करती है। अगर हमने बताया कि मेरा पापा खेती करते हैं, मेरी मम्मी घर का काम करती है, गृहिणी है, तो वहीं से हमारा फैमिली बैकग्राउंड देख के, हमारी मजबूरियां देख के कंपनी ने हमें वहीं से सिलेक्ट किया था। ना कि हमसे पूछा गया कि आप किस ट्रेड से, किस टेक्नीशियन लेवल से, हमसे कोई सवाल नहीं किए गए थे। कंपनी में आने के बाद कंपनी अभी बोल रही है कि आपसे तो एग्रीमेंट साइन करवाया है कि आप अपनी आवाज़ क्यों उठा रहे हो, आपको हक ही नहीं है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो जब हम मजदूर बेबस लोग कंपनी में जाते हैं, कंपनी एक अपना कोरा कागज लेके गेट पे खड़ी हो जाती है। एक तरफ मजदूर को बोलती है कि अगर आपको काम करना है तो इस पर साइन करके ही अंदर जाना पड़ेगा। तो सभी जो गरीब परिवार से, सभी युवा स्टूडेंट है, जिन सबकी मजबूरियाँ होती है कि अगर आज कंपनी उसको काम करना है तो इस पे साइन करना ही पड़ेगा, नहीं अन्यथा उनको जॉब नहीं मिलेगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी हमसे पहले ही साइन करवा लेती थी। इसके बाद जब कंपनी के अंदर हम जाते हैं तो पता लगता है हमारे और भी कई साथी जिनको अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया था, जैसे MST, SST, अप्रेंटिस, TW1-2, CW और अभी नया चला है FTE। सभी कैटेगरी के साथी जिनको सभी का सेम वही प्रोडक्शन लाइन पर परमानेंट के बगल में ले जाके खड़ा कर दिया जाता है, सभी से वही प्रोडक्शन लाइन से काम करवाया जाता है। कंपनी हमें मतलब जो एक 10th लेवल का बंदा आता है, जिसे इस कौशल विकास रोजगार के नाम पे लाया जाता है, उसे स्किल्स का सर्टिफिकेट के नाम पे लाया जाता है, जिसे 2 महीने की वो स्किल्स जो ट्रेनिंग देके वही प्रोडक्शन लाइन में एक परमानेंट के बगल में खड़ा कर